अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं दोबारा से वापस आ गया। बाकी बची हुई थोड़ी सी स्लाइड्स हैं वो ख़त्म कर लें आज। तो अभी पिक्चर हम शेयर कर रहे थे, लास्ट जो बात हो रही थी उसमें ये था कि ये जो हमने लीड्स को डिवाइड किया हुआ है और मुख्तलिफ रीजन्स को हम डिस्प्ले करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। तो उसमें हम दो चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी है, V1 से लेकर V4 तक। चेस्ट लीड्स जो हैं वो चेस्ट के अंदर हार्ट की नट इंटीरियर व्यू से इसको देखती हैं हार्ट को। तो इंटीरियर वाल जो है और सेप्टम जो है V1 और V2 सेप्टम को, V3 V4 इंटीरियर वाल को, या हम सबको जनरली बोलते हैं V1 से लेकर V4 तक इंटीरियर वाल हो जाती है। 1 और AVL लेटरल वॉल है, 5 और 6 भी लेटरल वॉल है। ये दोनों जो हैं वो लेटरल वॉल को, लेटरली हार्ट को, लेफ्ट वेंट्रिकल को देखती हैं। 2 3 और AVF इंफीरियर लीड्स हैं। और इंफीरियर लीड्स के अलावा अगर पोस्टीरियर वाल को देखना होगा तो हम V1 और V2 के अंदर का मिरर इमेज लेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स में ECG पड़ी थी वो मैंने शेयर कर दी हैं। ये देखिए V1 से लेकर V2 3 और V4 तक। इवन कुछ हिस्सा V5 में भी एलिवेशन आ रही है, इधर 1 और AVL में भी एलिवेशन आ रही है। तो ये जो है ये एंड, इसको हम बोलेंगे, वैसे ये इंटीरियर वाल एक्यूट लिखा हुआ है लेकिन जब हम ऐसी कंडीशन में हम जाते हैं तो ये एंट्रो और लेटरल, 1 और AVL लेटरल वाल हो गई, V1 से लेकर V4 तक एंट्रोसेप्टल वाल हो गई। तो हम इसको बोलते हैं एंट्रोलेटरल वाल MI। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर आपको डेफिनेट एलिवेशन मिलेगी उसकी अपोजिट कुछ लीड्स के अंदर आपको ST डिप्रेशन मिलेंगे। यहाँ पे 2 3 और AVF जो हैं ये लीड्स इन बाकी लीड्स की अपोजिट है, तो यहाँ पर ST डिप्रेशन मिल रहे हैं। तो ये जो ST डिप्रेशन हैं इसको रेसिप्रोकल ST डिप्रेशन कहते हैं। रेसिप्रोकल के लिए हमेशा याद रखेंगे ST डिप्रेशन अकेले भी हो सकते हैं और किसी MI की एलिवेशन की लीड्स के साथ भी हो सकते हैं। तो ST डिप्रेशन अगर कहीं पे एलिवेशन के साथ होंगे तो वो फिर रेसिप्रोकल चेंजेस होंगी। यहाँ पर एलिवेशन हो रही है, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से हॉरिजॉन्टली एलिवेट कर गई हैं वेव्स, और इसकी अपोजिट लीड्स के अंदर वो डिप्रेशन में चला गया, वो हिस्सा जो है वो उसकी रेसिप्रोकल चेंजेस आ रही हैं, ST डिप्रेशन हो रहे हैं। तो ST डिप्रेशन की रेसिप्रोकल चेंजेस जो हैं वो एक्यूट MI को शो करती हैं। अगर सिंपल एलिवेशन हो तो हम कह सकते हैं ये ओल्ड MI है, लेकिन अगर साथ में पैरेलल रेसिप्रोकल ST डिप्रेशन भी चल रही हों किसी भी लीड्स में, जिसमें अब ये 1 और AVL के साथ V1 से लेकर V4 तक एलिवेशन है तो इसकी रेसिप्रोकल चेंजेस इंफीरियर वाल में आ रही है। तो ये जो रेसिप्रोकल इंफीरियर वाल की चेंजेस हैं ये इंटरसेप्टल MI और इंट्रोलेटरल MI के एक्यूट होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो ये हमें हेल्प हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये एक्यूट इवेंट हुआ है। फिर इस तरह एक और एलिवेशन यहाँ पे देखें, ये V1 V2 और लीड 3 के साथ, लीड 2 लीड 3 और लीड AVF के साथ देखें, यहाँ पर एलिवेशन है, अच्छी खासी प्रोनाउंस एलिवेशन है। और इसी में अगर आप गौर से देखें तो आपको लीड 1 और AVL में रेसिप्रोकल डिप्रेशन मिल रहा है। ये जो है 1 और AVL में रेसिप्रोकल ST डिप्रेशन है और T3 और AVF में ST एलिवेशन है। ठीक है। और थोड़ा सा और गौर से देखें तो आपको थोड़ा सा ब्रेडिकार्डिया भी मिल रहा है। तो ये इन्फीरियर वाल MI के साथ अक्सर ब्रेडिकार्डिया जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। इसी चीज़ की फाइनेंस के बाद फिर हम बात करते हैं कार्डियक एंजाइम्स की। अब ये जो 3-4 एंजाइम्स हैं, मायोग्लोबिन है, ट्रोपोनिन है, CKMB कटनिन काइनेज का जो इसका मायोकार्डियल बैंड है वो है। CKMB को हम आजकल इतनी ज़्यादा वैल्यू वैसे देते नहीं हैं। जब ट्रोपोनिन वगैरह के टेस्ट की किट्स अवेलेबल हों तो हम प्रेफर करते हैं ट्रोपोनिन ही किया जाए। तो ये एक चार्ट है, चार्ट की डिटेल में तो मैं नहीं जाता, बस मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। और वो ये है कि जब हम पेशेंट की पेन के साथ, अब जहाँ पे देखें ये एक नीचे से टाइम ड्यूरेशन जा रही है चार्ट के ऊपर, तो ये जो है ये ग्रीन वाला C जो है वो CKMB को शो कर रहा है। CKMB रिलेटिवली पहले आ रहा है पीक के ऊपर। इसी तरह A जो है वो मायोग्लोबिन को शो कर रहा है, A का पीक जो है वो भी पहले आ रहा है, बहुत ज़्यादा पहले। लेकिन मसला ये है कि ये जो है वो स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डेफिनेट डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए इतने हेल्पफुल नहीं है, मायोग्लोबिन भी और CKMB भी।
ये जो ट्रोपोनिन है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ट्रोपोनिन, कार्डिक ट्रोपोनिन आफ्टर एक्यूट एमआई, ये B1 में शो कर रहा है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत ज़्यादा होगा जब एमआई होगा। और यहाँ पर इसने इसका पीक ड्यूरेशन जो बताई है वो ये 1 से 2 के दरमियान में यहाँ पे बताई है, ये पीक पे आया। और यहाँ से ये राइज करना, और ये जो लाइन है कट ऑफ जहाँ से ये हमें पिक हो जाता है वो यहाँ पे दिखाया, ये रेड वाली लाइन, इसका कट ऑफ यहाँ पे दिखाया। तो ये जहाँ पे ज़रा अगर नीचे जाएं तो ये जो 24 घंटे का एक दिन है उसका हाफ ये बनता है 12 घंटे, और 12 घंटे से नीचे थोड़ा सा यहाँ तक जाएं तो ये बनते 8 घंटे, 6 से 8 घंटे। तो ये रिलेटिवली इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है। 6-7 घंटे 8 घंटे के बाद ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड में रेस करता है, और इतना रेस करता है कि ये यहाँ पर जो कट ऑफ ये लैब के अंदर टेस्ट के अंदर वो पिक हो जाता है। तो मैं बार बार लोगों को बताता रहता हूँ, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, अपने कोलीग्स को, अपने एमओस को, अपने WMOs को, इमरजेंसी के स्टाफ को, कि खुदा के लिए आप पेशेंट के पेन की हिस्ट्री को सामने रख के ड्रॉप टी भेजा करें। हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे जो डिस्पेंसर हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इवन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लोगों को ओरिएंटेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को बस ड्रॉप का पता है, ड्रॉप टी कराना है। डिस्पेंसर्स जो हैं वो ब्लड भेजने के लिए तैयार, आप लोग भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए, लेकिन आपको ये पता नहीं होता अक्सर कि इसको भेजने के लिए इसकी ड्यूरेशन को भी देखना है। तो इसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ, अपने अपने कोलीग्स को भी मैसेज भेज दें कि कार्डियक जब भी कोई पेशेंट आएगा उसको ड्रॉप टी जो हम उसको कराएंगे वो 6-7 घंटे या 8 घंटे के बाद कराएंगे। और ड्रॉप टी कराने का फ़ायदा ये होता है कि हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं कि हाँ ये एक्यूट एमआई है, या ये नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, या इसको अच्छा खासा किस्म का अंजाइना हुआ था और पेशेंट जो था वो अब नॉन एसटी एलिवेशन एमआई की लाइन पे हम इसको मैनेज करेंगे। तो ड्रॉप टी भेजेंगे 6-7 घंटे 8 घंटे के बाद। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं जी ड्रॉप टी हम क्यों भेजते हैं जब हमने पेशेंट को एडमिट कर लेना है और पेशेंट हमें रखना ही रखना है। तो ये उसका जवाब यही था कि हमने उसका डायग्नोसिस पे पहुंचना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपके पास पेशेंट आता है इमरजेंसी में, उसकी स्वीट चेस्ट पेन होती है, उसके सारे सिम्टम्स होते हैं, उसकी सारी टिपिकल चेस्ट पेन की सिम्टम्स की हिस्ट्री होती है, उसके सारे कोमॉर्बिड कंडीशन भी आपने देख लिए, उसकी सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आपका दिल मुतमईन है और आप इस बात के ऊपर मुतफिक हो जाते हैं कि ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है और इसको मैं ACS प्रोटोकॉल देना चाहता हूँ, और मैं इसको हेपरिन देनी पड़ेगी, और इसको मैंने ACS ओरल भी दे के इसको रिटेन करना है और एडमिट करके घर नहीं भेजना। तो आपने उसको हेपरिन इन्फ्यूजन देनी ही देनी है। जब आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं तो ड्रॉप टी जल्दी भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। ड्रॉप टी पे डिसाइड करना होता है हेपरिन इन्फ्यूजन या SK। अगर ये SCG एलिवेशन वाली है तो ड्रॉप का वेट ही नहीं करना। बहुत सारे ऐसे MIs में आपको CCU में पड़े हुए